अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, अब हम देखते हैं एयर के जो हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं वो उसमें कंफ्यूज होते हैं यूक्यूज़ में कि हमने क्या डायग्नोसिस लिखनी है, थोड़ी सी मिक्स होता है। सो हम देखते हैं सबसे पहले आपका चैप्टर जो है ना हेयरिंग लॉस वाला, वहाँ से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। अब कौन कौन सा क्वेश्चन, सबसे पहले 70 क्वेश्चन नंबर 1 है। अ 75-year-old टीचर प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस, देयर वाज नो हिस्ट्री ऑफ एयर एक्ट, एयर डिस्चार्ज और टॉक्सिक ड्रग इनटेक और ट्रॉमा टू द एयर। कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एज की वजह से जो है उसकी प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस है, तो हम इसे कहते हैं कि ये प्रेस्बाइक्यूसिस है। ठीक है, आगे उन्होंने पूछा हुआ है कि नेम 4 ड्रग्स दैट कैन लीड टू ऑटोटॉक्सिसिटी। सो ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हैं आपने इसके अंदर लिख देने हैं, जो मैं पढ़ी थी। माइनोक्लोसाइड डायरेटिक्स हो सकते हैं, एंटी मलेरियल हो सकते हैं, ये सारे इसके अंदर आपने नेम के साथ लिख देने हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इनमरेट एटलीस्ट 4 कॉजेज़ ऑफ सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। ठीक है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस सडन कॉजेज़ क्या होती हैं। सो ये मैंने आपको मार्क करवाया था आपके चैप्टर के अंदर, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर, कि क्या कॉजेज़ होती हैं कि कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई हेमरेज वगैरह, वेस्कुलर जैसे एम्बोलिज्म बन गया, कोई हेमरेज वगैरह हो सकता है, या फिर जो है ना मेनिंजाइटिस डिसीज़ के अंदर हो सकता है, या फिर ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से हो सकता है, न्यूप्लेजिया मतलब कोई ट्यूमर वगैरह हो सकता है। सो ये जो है ना इसके अंदर सारे कॉजेज सडन हेयरिंग लॉस के। आगे है क्वेश्चन ये वाला कि नेम एटलीस्ट 3 ड्रग्स विच कैन कॉज रिवर्सिबल हेयरिंग लॉस। अब यहाँ पे ये है कि जब मैंने आपको चैप्टर का मार्किंग करवाई थी तो मैंने कहा था कि आपने ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स वाला जो है ना टेबल तो करना ही करना है, साथ जो बाकी डिटेल दी हुई है इसको आप जस्ट एक बार रीड करना है, क्योंकि वहाँ से आपके MCQs आ जाते होते हैं काफ़ी सारे ना, और SCQs। अब क्या क्या आते हैं वो आपने ये करना है वहाँ से कि ड्रग है, सपोज करें ड्रग जो है ना वो कहाँ पे एक्ट कर रही है, फिर एक्ट करने के बाद उसकी जो एक्ट करने के बाद जो है उसकी हेयरिंग लॉस कैसी है। ठीक है, और हेयरिंग लॉस जो है वो परमानेंट है, ये रिवर्सिबल है, मतलब अगर हम उस ड्रग को छोड़ दें तो वो रिवर्स कर सकती है, नहीं करती। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने वहाँ से करनी है। बी है वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग्स कौन से होती हैं। सो ये आपके वेस्टिबुलर टॉक्सिक सिर्फ और सिर्फ जो ना अमीनोक्लोसाइड को साइड में दिए हुए हैं आपके 3 ड्रग, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन। ये सिर्फ 3 ड्रग हैं जो कि वेस्टिबुलर टॉक्सिक हैं। बाकी जो ड्रग्स हैं वो मेनली इफेक्ट करती हैं कोकलिया की प्रॉब्लम करवा रही होती हैं। फिर है हमारे पास सी, उसके बाद है रिगार्डिंग सडन यूनिलेटरल गिव एटलीस्ट 4 एटोलॉजिकल फैक्टर, तो आपने ये कर लिया। सो ये जो आपका दिया हुआ है ना हेयरिंग रिवर्सिबल हेयरिंग लॉस, ये जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं उसके MCQs में आपको, बल्कि हाँ मैं भी करवा देती हूँ आपको, क्योंकि उस टाइम मैंने मार्किंग नहीं करवाई थी इसकी। ये मैंने आपको मार्किंग करवाई थी MCQs के लिए, बट मैं आपको बता भी देती हूँ। सबसे पहले जो हमने बात की थी कि आपको क्वेश्चन आया था कि वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग कौन से होते हैं। तो ये आपका लिखा है वेस्टिबुलर टॉक्सिक को कौन कौन से होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन। ये 3 जो होते हैं ये आपके वेस्टिबुलर टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर। जबकि जो नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन और सिसोमाइसिन जो होते हैं ये सारे कोक्लियोटॉक्सिक हैं, कोक्लिया को इन्वॉल्व करते हैं। और साथ में ये भी याद कर लें कि अगर ये वेस्टिबुलर टॉक्सिक है तो किसको इफेक्ट करती है, टाइप 1 हेयर सेल्स ऑफ द क्रिस्टा एम्पुलरस रीजन को जो है ना इफेक्ट करती होती है, और बाद में कोक्लिया को इफेक्ट कर सकती है। लेकिन अच्छा, अगर हम बात करें सेकंड ड्रग, जो सेकंड टाइप ऑफ ड्रग्स की जो कोक्लियो टॉक्सिक है, वो किसको इफेक्ट करती है, वो आउटर हेयर सेल्स को इफेक्ट करती है, उनकी डिस्ट्रक्शन करवाती है। तो ये आपने इसमें से याद रखना, ये आपकी जो है ना कि MCQs में से कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, उसके बाद जो है आपका ये सारे जितने भी दिए हुए सारे जो है ना वो कोक्लिया को इफेक्ट करते हैं, कोक्लिया की टॉक्सिसिटी करवाते हैं। साथ ही साथ अपनी ये बात दे देनी कि सारे के सारे जो हैं वो रिवर्सिबल हो सकते हैं। हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें ये पूछा था कि रिवर्सिबल कौन कौन से ड्रग्स जो है ना वो करवा सकती हैं, रिवर्सिबल हो सकती है। सो वो डायरेटिक्स हो सकती है। इसमें देखेंगे सबसे पहले फोर्सामाइड लूप डायरेटिक है। सो ये लिखा है बस जो रिवर्सिबल होती है, कोक्लिया को इफेक्ट करती है। करती क्या है कि 60 चेंजेस करवाती है वेस्कुलरस, टाई वेस्कुलरस के अंदर और कोक्लियर डक्ट के अंदर। सैलिसाइड्स में आते हैं, सैलिसाइड्स जो है वो भी हमारे पास बायलेटरल सेंसिटिव हेयरिंग लॉस सारे करवा रही होती हैं, सभी सेंसिटिव हेयरिंग लॉस से करवाती होती हैं। यहाँ लिखा हुआ है रिवर्सिबल होती है, और किसको इफेक्ट करती है, हेयर सेल्स को जो है ना वो जाके इफेक्ट करती है। उसके बाद है क्विनिन की बात करते हैं। क्विनिन भी जो है वो हमारे पास रिवर्सिबल लिखा हुआ है, आपको मैंने कंबाइन बता दिया वैसे आपको। और इसके अलावा जो है अगर कोक्लिया को इफेक्ट करती है और स्टेवेस्कुलर इफेक्ट करती है, ठीक है, वही बात होगी। और अगर हम इसको प्रेगनेंसी के अंदर दे दें तो क्या होता है कि कोक्लिया की हाइपोप्लेजिया हो जाती है और बच्चा जो है वो डेफ हो सकता है। सही है। आगे जो है क्लोरोक्विन के बारे में बताया मैंने आपको, ये भी जो है रिवर्सिबल होती है। ये सारे जो है ना वो रिवर्सिबल चेंजेस करवा रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड, उसके बाद है ये डिफ्रोक्सामीन, जो कि हम यूज़ करते होते हैं, आयरन चिलेटिंग एजेंट होता है। जब आयरन बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए हम यूज़ करते थे थैलेसीमिया पेशेंट के अंदर। ये जो लॉस करवाता है ये परमानेंट करवाता है, इसका रिवर्सिबल कोई चांस नहीं है। और ये कोक्लिया का इफेक्ट नहीं करता बल्कि टॉक्सिसिटी करवाता है नर्व्स की। ठीक है, ये आपने कर लिया। मिसलेनियस में देखें यहाँ लिखा हुआ है अल्कोहल, टोबैको, मैरिजुआना, ये सारे डैमेज करते हैं इनर ईयर को। अगर टॉपिकल ड्रॉप्स की बात करें तो ये डैमेज करती हैं किसको, कोक्लिया को डैमेज करती हैं। सही है। सो वेस्टिबुलर टॉक्सिक सिर्फ वो 3 ड्रग्स थी, इसके अलावा सारी के सारी जो है ना कोक्लिया को इफेक्ट कर रही होती हैं। सो ये आपके कुछ बहुत थोड़े बहुत MCQs पॉइंट थे, तो आप इसमें नोट कर लेना, उसमें याद कर लेना।
नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 8 के बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना उसके क्वेश्चन आते होते हैं, सो हम ये करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब है सबसे पहला क्वेश्चन है, अ डायबिटिक हैव बीन हैविंग पेन इन द ईयर। अ डायबिटिक पेशेंट आया, उसको पेन है कान में। एग्जामिनेशन शोज ग्रेनुलेशन इन द एक्सटर्नल कैनाल। सो ये दो बातें ही इसको डायग्नोस करने के लिए काफ़ी हैं कि एक तो हो डायबिटिक एजिड हो बंदा, डायबिटिक हो, इसके अलावा अगर उसके कान में ग्रेनुलेशंस मिल रही हैं तो क्या डायग्नोसिस होगी, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना या फिर नेक्रोटिएजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना, पेज नंबर 55 ऑफ द ENT, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर दिया हुआ ये। सो ये आपने इसके अंदर कर लेना है। उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट आपकी वहाँ लिखी हुई है, वो आपने सारी करनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी हाँ, यहाँ पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, अ 35 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट इन ENT OPD विद यूनिलेटरल ईयर पेन, ठीक है, 35 साल की औरत आई है, उसको एक कान में जो ना दर्द है, एंड फुलनेस ऑफ एयर, उसको लग रहा है उसका कान जो ना भरा भरा है। अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि मे भी जो है ना ये मिनरेस डिजीज़ हो, क्योंकि मिनरेस डिजीज़ में फुलनेस ऑफ एयर थी, लेकिन खैर हम आगे देखते हैं। ऑन एग्जामिनेशन टिम्पैनिक ब्रेन इज़ नॉट विजिबल। अब टिम्पैनिक ब्रेन विजिबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि एयर के अंदर कुछ भरा हुआ है, ठीक है। अब जब हमने बात की थी मिनरेस डिजीज़ की, तो वहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में कुछ नहीं था, उसको फुलनेस फील हो रही थी, लेकिन वो फुलनेस कैसे फील होती है, उसमें ऑडिटरी कैनाल बिल्कुल क्लियर होती है, टिम्पैनिक ब्रेन नज़र आ रही होती है, इनर ईयर का मसला होता है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब लगे टिम्पैनिक ब्रेन विजिबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि बाहर वाली कान जो है ना ऑडिटरी कैनाल का प्रॉब्लम है कुछ। अच्छा, मास्क्ड बाय वाइट चीज़ी मिटील। अब ये तो हमें कंफर्म हो गया कि चीज़ी मिटील किस में होता है, कैंडिडा के अंदर होता है। सो ये ऑटोमाइकोसिस का जो है ना वो क्वेश्चन आया हुआ इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 5, अ डायबिटिक फीमेल पेशेंट ऑफ 60 ईयर्स, अब डायबिटिक है 60 ईयर्स है, इज़ हैविंग पेन इन हर राइट ईयर फॉर द लास्ट 2 days विच इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, ठीक है, उसको शदीद पेन हो रहा है, डायबिटिक है, यूनिलेटरल प्रेजेंटेशन है। एग्जामिनेशन हमने की तो एक्सटर्नल मियटस जो है ना इस बैडली स्वेलन एंड शी इज़ हैविंग कंडक्टिव डेफनेस है, और बाहर वाला जो कान है वो बिल्कुल स्वेल हुआ पड़ा है। शी हैज़ डेवलप्ड फेशियल पाल्सी, या फेशियल पाल्सी आ गई है, इसका मतलब ये है कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसने जो है वहाँ पे एयर, बाहर वाली एयर के अंदर जो है ग्रेनुलेशंस बनाई हैं, और बनाने के बाद वहाँ पे डिस्ट्रक्शन करवाई है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन करवाई है बोन वगैरह की, तो उसकी वजह से फेशियल पाल्सी भी जो है ना वो भी फेशियल नर्व को इन्वॉल्व कर लिया है। सो ये आपके नर्व्स किस में इन्वॉल्व थी, डायबिटिक की हिस्ट्री थी, ठीक है, फर्स्ट एक्सक्रूशिएटिंग पेन, ठीक है, और बाहर जो है वो ग्रेनुलेशंस बन जाते हैं, उसकी वजह से कंडक्टिव डेफनेस हो सकती है 3। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फेशियल पाल्सी भी अगर इन्वॉल्व हो गई है, सारे के सारे डायग्नोस्टिक पॉइंट किसके हैं, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, इसमें डायबिटीज़ की जो है हिस्ट्री लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, सही है। आगे है, अ 60 ईयर ओल्ड डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद इंट्रैक्टेबल सीवियर पेन, बहुत शदीद पेन है, एंड ब्लड स्टेन प्रूडेंट डिस्चार्ज भी है। ही आल्सो द फेशियल वीकनेस, 3 बातें, डायबिटिक, शदीद पेन, फेशियल वीकनेस। कंफर्म हो गया कि आपका किसका क्वेश्चन है, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना का, और इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, ये आपका MCQs भी है इंपॉर्टेंट, और इसमें भी पूछते हैं स्यूडोमोनास जो है ना वो इसका इंपॉर्टेंट जो है ना पॉजिटिव फैक्टर है। आगे, a 56 year old female insulin dependent present with 10 days history of severe pain in the right ear, thick prolonged discharge and facial weakness on the same side। अब डिस्चार्ज कहीं पे जो है वो ब्लड स्टेन्ड है, कहीं पे प्रूलेंट है, सो ये आपने इसको मिक्स नहीं करना। फेशियल वीकनेस है, हर एयर एग्जामिनेशन रिवील ग्रेनुलेशंस इन द फ्लोर ऑफ द राइट एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। सो बाहर वाला कान का मसला है, ग्रेनुलेशंस हैं, फेशियल इन्वॉल्व होगी है नर्व, और सो क्या हो गया हमारा, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना हो गया, 8 हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अ 16 year old boy presented during winter with nasal obstruction, sneezing, rhinorrhea, left otalgia. This blood stained clear discharge from the ear. Clinical examination revealed congested nose, ठीक है, और after cleaning the external auditory meatus bluish blebs are seen। अब bluish blebs आ गया तो कंफर्म हो गया। वैसे ऊपर से सारा आपको बहुत मिक्स हो रहा था कि पता नहीं क्या चीज़ है, मे बी नोज़ का मसला है, मे बी क्या प्रॉब्लम है। सो अगर इतना ज़्यादा हिस्ट्री क्यों दी है, क्योंकि इसमें ये इसका डायग्नोसिस क्या है, ब्लूइश ब्लैब्स का, ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजी का, या बुलस मेनिंजाइटिस भी कहते हैं इसको। अब इतनी लंबी हिस्ट्री का मतलब ये है कि इसको इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हो गया, और इसकी जो कॉज है वो है भी इन्फ्लुएंजा जो है ना वायरस है, ठीक है, इसलिए उन्होंने इतनी लंबी हिस्ट्री दी है। उसके बाद लिखा हुआ है कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस है। क्वेश्चन नंबर 10, अ 50 year old डायबिटिक मेल प्रेजेंट विद सीवियर पेन इन द राइट ईयर फॉर द लास्ट 2 weeks which is not responding to routine medicine prescribed by general practitioner. On examination, there is granulation in the external auditory meatus at the junction of bony and cartilagous part with prolonged discharge and inflated facial palsy। तो क्या हो गया इसका, हम कर लिया है कि यह ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजी का, सॉरी मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है, नेक्रोटिजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका है 11, अ 28 year old मेल प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग परसिस्टेंट राइट ईयर एक्ट, ठीक है, 28 साल का बंदा, उसको ना राइट ईयर में दर्द हो रही है 2 days along with decreased hearing and swelling around the ear and some prolonged discharge from the ear। prolonged discharge भी है और swelling भी है ear ground।
On examination, there is tragal tenderness and there is rounded, soft, fluctuating swelling along the floor of external auditory canal. Tympanic brain could not be viewed due to inability to introduce the speculum. अब इसमें ये होता है कि अक्सर बच्चे जो है ना ये मिक्स करते हैं कि डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना है या फिर जो है ना फ्रंकल्स है, ठीक है, या फिर लोकलाइज्ड है। अब होता ये है कि फ्रंकल्स क्या होती हैं, फ्रंकल्स मेनली स्वेलिंग से होती हैं, स्मूथ स्वेलिंग से होती हैं, ठीक है। और डिफ्यूज़ में क्या होता है कि पूरी की पूरी कान जो होती है ना वो पूरी की पूरी स्वेलो होती है, रेड स्वेलो होती है। अब यहाँ पे ये है कि उसने कहा है कि राउंड स्वेलिंग है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सॉफ्ट फ्लक्चुएटिंग स्वेलिंग अलोंग द फ्लोर, तो इससे हम डायग्नोस करते हैं। बाकी टेंडरनेस दोनों में होती है, ठीक है, एयर की टेंडरनेस दोनों में होती है, बाकी सब कुछ फीचर यही होते हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि सॉफ्ट फ्लक्चुएटिंग स्वेलिंग है, तो इससे हम डायग्नोस करते हैं कि ये हमारा क्या है, लोकलाइज्ड एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना या फिर फ्रंकल कहते हैं, फ्रंकुलोसिस कहते हैं इसको। आगे क्वेश्चन नंबर जी है 12। A 50-year-old डायबिटिक पेशेंट कम्स एट योर क्लिनिक विद वही पेन है, उसको ब्लड स्टेन प्रोनल डिस्चार्ज है और फेशियल वीकनेस भी है, तो क्या हो गया इसको, malignant otitis externa। उसके बाद है जी a young lady developed severe pain in her right ear 3 days ago after an attempt to relieve itching in the ear by her hairpin। अब उसका एक रिस्क फैक्टर आ गया कि उसको ना उसने ना हेयर पिन जो है ना वो की है, उससे रिलीफ मतलब इचिंग हुई है, इचिंग की वजह से क्या होगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन की वजह से पूरा का पूरा जो एयर है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। शी आल्सो फेस डिफिकल्टी इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग द माउथ, प्रेसिंग द ट्रेगर्स एंड टचिंग द पिना वाज पेनफुल। अब बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि जो पिना वाली बात है वो लिखी हुई है आपके लोकलाइज्ड में, ठीक है, कि वहाँ पे पिना को मूव करने से जो है ना दर्द होती है, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि पिना को मूव करने से दर्द जो है वो दोनों में ही होता है, फ्रंकल्स में भी होता है और ओटाइटिस एक्सटर्ना जो डिफ्यूज़ वाला है उसके अंदर भी होती है, ठीक है, दोनों में ही जो टेंडरनेस होती है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि उसमें स्वेलिंग का जिक्र किया होगा किसी न किसी तरह से। इसमें क्या कहा है कि उसने एक मतलब हेयर पिन से जो है ना वो किया है, इचिंग हुई है, फिर इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन से पूरे का पूरे जो कान है उसकी जो है ना वो डिफ्यूज़ स्वेलिंग हो गई है। सो इसका जो आंसर है ना वो आपका डिफ्यूज़ ओटाइटिस एक्सटर्ना है। उसके बाद है 13, फिर क्वेश्चन नंबर 14 आपका। Question number 14. A 25-year-old lady was slapped on face by her husband. She felt excruciating pain at time of injury and had few drops of blood coming out from external auditory meatus. अब ऐसा क्या है कान के अंदर जो कि स्लैप करने से जो है ना फ़ौरन से रप्चर कर सकता है। सो होता ये है कि उसके जो हस्बैंड है उसने जब उसे ज़ोर स्लैप किया तो फ़ौरन से जो ऑडिटरी कैनाल का प्रेशर है वो चेंज हुआ। जैसे ही वो चेंज हुआ, ठीक है, प्रेशर नेगेटिव की तरफ आया, फ़ौरन से जो मेम्ब्रेन है वो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो रप्चर कर देती है, इसलिए वहाँ उसको पेन भी हुआ है और फ्यू ड्रॉप्स भी ब्लड की जो है ना वो आ गए हैं। सो ये हो गया इसको। उसके बाद लिखा हुआ है कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर, कौन से कॉज होती हैं, हमने ये लिखना है कि इसके अंदर जो है मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना हो जाए, ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिक हो जाए या फिर क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो जाए, ठीक है, तो ये आपने इसके बताने कॉजेज होती हैं इसमें ब्लीडिंग के, और ट्रॉमा भी हो गया इसके अंदर। उसके बाद है a 50-year-old diabetic patient male complained of severe pain in the left ear. On examination he has his penis protruding outward and tended to pull, और उसको भी could not be performed due to excruciating pain। अब देखें यहाँ पे ये है कि ये मिक्स होता है बहुत ज़्यादा कि ये जो है ना फ्रंकल्स का क्वेश्चन है या फिर जो है ना मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये है कि 50-year-old डायबिटिक पेशेंट है, सीवियर पेन है लेफ़्ट ईयर में। एग्जामिनेशन हमने की तो पिना जो है ना वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड किया हुआ आउटवर्ड टेंडर टू पुल है, तो ऑटोस्कोपी हमने की तो परफॉर्म नहीं हुई क्योंकि एक्सक्रूशिएटिंग पेन बहुत ज़्यादा है। अब अगर डायबिटिक हिस्ट्री होती और साथ वो कहता कि फेशियल नर्व इन्वॉल्व हो गया तो फिर तो हमारा कंफर्म हो गया ना कि मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना हो गया, या फिर अगर वो कहता है ग्रेनुलेशंस हैं तब भी हमारा कंफर्म हो जाता कि ये। अब यहाँ पे इसको डायग्नोस करना चाहिए थोड़ा सा मुश्किल है, वो इस तरह से कि आप जब पढ़ते हैं ना फ्रंकल्स वाला, तो फ्रंकल्स में लिखा हुआ है लास्ट में कि रिकरेंट फ्रंकुलोसिस किस में होता है, जिसमें डायबिटिक पेशेंट के अंदर रिकरेंट फ्रंकुलोसिस होती हैं और उतनी ज़्यादा फ्रंकल्स होती हैं कि फ्रंकल्स की वजह से जो है ना वो कान में भी फ्रंकल्स होंगे और ईयर के पीछे भी फ्रंकल्स होते हैं, ठीक है। सो जो फ्रंकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो एडिमा भी करवाते हैं मैस्टोइड का, और इसके अलावा रेट्रो ऑरिकुलर ग्रूव के अंदर भी जो है ना वहाँ पे भी स्वेलिंग वगैरह होती है, वहाँ पे फ्रंकल्स वगैरह बन जाती हैं। इनकी वजह से जो है ना एयर जो है ना वो प्रोट्रूड कर जाती है आउटवर्ड, और जैसे टच करते हैं तो वो जो है ना मुश्किल होती है। सो ये आपका जो क्वेश्चन है वो ज़रा बच्चों से जो है ना डायग्नोस नहीं होता। सो इसका आंसर है रिकरेंट फ्रंकुलोसिस, डायबिटिक के अंदर हिस्ट्री होती है, सही है, तो इसका आंसर यही बनता है। आगे क्वेश्चन नंबर 16। A 50-year-old lady complained of blocked left ear. On otoscopy, she had hard wax in ear canal. When doctors tried to remove this wax, he started coughing and procedure was abandoned due to patient non-cooperation. अब ये वैक्स का वाला क्वेश्चन है और वैक्स वाले मैंने आपको ये MCQ लिखवाया था
जहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर हम वैक्स रिमूव करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है कि रिफ्लेक्स कफ आ सकती है। क्यों? क्योंकि स्टिमुलेशन ऑफ ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, 10th नर्व की जो ऑरिकुलर ब्रांच है वो स्टिमुलेट होने की वजह से जो कफिंग होती है। सो ये आपका जो है इसमें क्वेश्चन है एक का। उसके बाद है रिमूव कैसे करेंगे, तो वो हम प्रोसीजर देखिए मैं वो हमने बता देनी है। लास्ट में लिखा हुआ है कि 3 कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताने सिरिंजिंग की। हम सिरिंजिंग कब नहीं करते जनाब? जब टिम्पैनियम ब्रेन की परफोरेशन हो तब हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा जो पानी है वो चला जाएगा मिडल एयर में, और वहाँ पे अगर इन्फेक्शन होगा तो मज़ीद, और जो इन्फेक्शन थोड़ा बहुत रह गया था वो मज़ीद ज़्यादा जो है ना वो हो जाएगा। सो अगर लेब्रंथाइटिस हो या फिर मिडल एयर का जो है ना टिम्पैनियम ब्रेन की परफोरेशन हो या फिर एक्यूट मीडिया हो, क्रोनिक ओटिटिस मीडिया, क्योंकि क्रोनिक मीडिया में हमेशा परफोरेशन तो होती ही होती है। सो ये आपने इसमें याद रखना कि हम इन केसेस में नहीं करते होते। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ यंग पेशेंट कंप्लेन ऑफ इचिंग एंड इरिटेशन इन बोथ ईयर्स विद लिटिल डिस्चार्ज। इचिंग भी है, इरिटेशन भी है, और उसको भी शोज वाइटिश मटेरियल इन बोथ एक्सटर्नल एयर कैनाल। अब वाइटिश मटेरियल इसके अंदर है, तो किस में होता है वाइटिश मटेरियल? अब आप कहेंगे कि इसके अंदर जो है ना वो मे बी वैक्स हो, मे बी इसके अंदर जो है आप डायग्नोसिस बता सकते हैं इसकी कि भाई वो कैरेटोसिस ऑब्टुरेंस भी हो सकती है, क्योंकि वो भी प्योरली वाइट होती है। लेकिन कैरेटोसिस ऑब्टुरेंस वगैरह में जो ना वो इस तरह की इचिंग और इरिटेशन नहीं होती, ठीक है, और वो होती भी यूनिलेटरल प्रेजेंटेशन, जबकि जो फंगस है वो दोनों में हो सकती है, सही है। तो इसे हम कहते हैं, और उसमें डिस्चार्ज भी लिटिल हो सकता है। सो ये ऑटोमाइकोसिस का क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन नंबर 18, अ 45-year-old male complained of otalgia for the last few days, which is increasing in intensity. Pinna is reddish and swelling and tender to touch. Patient is now diabetic for last many years. Blood sugar is in a 300 है. Patient also developed facial nerve palsy. बस ठीक है कि उसको डायबिटिक है और फेशियल नर्व पाल्सी होगी और कान का मसला है, तो हमने कह दिया जी हमारा malignant otitis externa है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, a female 30 years of age presented with pain right ear for the last 3 days, which has increased in intensity gradually. The pain is aggravated on chain movement. There is no history of ear discharge. On examination, movement of pinna are painful. Meatus is occluded by swelling and there is some forward displacement of pinna. So ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? ये हमारा फ्रंकल्स का है, क्योंकि फ्रंकल्स जो है ना वो मेनली क्या रेट जो पीछे की तरफ कान के पीछे तरफ होता है ना, ग्रूव होता है, जिसे कहते हैं रेटोरिकुलर ग्रूव होता है, वहाँ पे ये फ्रंकल्स बन जाती हैं, और इसकी वजह से जो है ना मेस्टोइड की जो है ना वो स्वेलिंग भी हो जाती है। जब मेस्टोइड स्वेलिंग होती है तो कान जो है ना वो फॉरवर्ड मूव कर जाता है। सो ये इसका एक डायग्नोस्टिक पॉइंट है। सो इसमें कौन से हैं? फ्रंकल्स बन गए हैं, बाकी सारे जो है ना वो सारे इसी के ही दिए हुए हैं फीचर्स। उसके बाद आपने फॉरेन बॉडी जो इन एयर में कौन से टाइप्स होती हैं, लिविंग नॉन लिविंग होती है, बतानी है आपने। मैगस का स्ट्रीट करना है कि हमने ऑयल डालना है, उसको पहले डेड करना है, फिर उसको जो है ना वो पिक करके रिमूव करना है, और हाइजीन को जो है ना वो रखना है। हार्ट रेट कैसे कंट्रोल करना है हमने कर लिया, और माइक्रोस स्टेटमेंट बतानी है आपने, बाकी ये हो गया। सो ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 8। इससे काफ़ी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग थे, आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी। मैंने आपको जो आपके बेस्ट और पॉसिबल डायग्नोसिस बनते थे मैंने वही आपको बताए हैं।